तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? लेकिन इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे पिटारे को खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारा इंसानी दिमाग और हमारे छोटे-छोटे फैसले सुबह के नाश्ते से लेकर दुनिया भर के बड़े-बड़े व्यापार तक हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में अनलिमिटेड पिज्जा होता तो क्या होता? सच कहूं तो फिर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का कोई वजूद ही नहीं होता। यहीं से हमारी सबसे बुनियादी समस्या शुरू होती है, जिसे स्कार्सिटी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया में हम सबकी अनगिनत जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त चीजें मौजूद ही नहीं हैं। इस सफर में हम स्कार्सिटी से लेकर बाजार के काम करने के तरीके, पैसे की अहमियत, अर्थव्यवस्था को मापने के पैमाने, ग्लोबल ट्रेड के नाजुक जाल और अंत में हमारे अपने अव्यवस्थित इंसानी दिमाग यानी केओस मर्चेंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, स्कार्सिटी और हमारे रोजमर्रा के चुनाव। शुरुआत करते हैं बिल्कुल जमीनी स्तर से। देखिए, हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि हमें हमेशा कुछ और चाहिए होता है। शायद एक थोड़ा और बड़ा टीवी या नया फोन, लेकिन हमारे संसाधन लिमिटेड हैं और इसीलिए हमारे हर एक फैसले की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत होती है। जैसे अभी फनी कैट वीडियोस देखने के बजाय आपने इस एक्सप्लेनर को देखने का फैसला किया। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है ना, राइट? अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है, जिसे कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। मान लीजिए कोई इंसान हर काम में बहुत ही खराब है, फिर भी आर्थिक रूप से वो पूरी तरह काम का हो सकता है। कैसे? बस उसे उस काम पर फोकस करना है जिसमें वो बाकी चीजों के मुकाबले थोड़ा कम खराब है। व्यापार का मतलब हमेशा सबसे बेस्ट होना नहीं होता, बल्कि सही जगह पर सबसे कम बुरा होना भी काम कर जाता है। दूसरा हिस्सा, बाजार, इंसेंटिव और कीमतें। अब देखते हैं कि हमारे ये छोटे-छोटे चुनाव मिलकर एक पूरा बाजार कैसे खड़ा कर देते हैं। आपने शायद इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ के बारे में सुना होगा, लेकिन सच बताऊं, ये कोई जादू वादू नहीं है। बाजार सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने के लिए इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक खामोश सिस्टम है जो सिर्फ मैथ्स और इंसानी ज़रूरतों पर चलता है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आज सुबह आपका मूड कैसा है या आपको पैर में चोट लगी है। ये बस अपना काम करता है। जरा कैफे में मिलने वाले उस $14 के एवोकाडो टोस्ट के सफर के बारे में सोचिए। ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे उत्पादकता जमीन, मेहनत और पूंजी को एक साथ मिलाती है। उस एक परफेक्ट टोस्ट के पीछे ट्रैक्टर, एस्प्रेसो मशीन और खेतों में काम करने वालों की पसीने की कमाई शामिल है। और दोस्तों, यही वो जादुई तालमेल है जो असल में किसी भी देश को अमीर बनाता है। तीसरा हिस्सा, पैसा और मशीन। अब भाई, इतनी बड़ी सप्लाई चेन को बिना रुके चलाने के लिए कोई तो लुब्रिकेंट चाहिए ना? बिल्कुल सही। पैसा इस आर्थिक मशीन के पहियों में ग्रीस का काम करता है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर पैसा ना हो तो क्या होगा? आपको वाईफाई के बिल के बदले शायद अपनी बकरी देनी पड़ जाए। कितनी अजीब स्थिति होगी ना? पैसा हमें इस बेतुकेपन से बचाता है। ये लेन देन का एक आसान माध्यम है, वैल्यू नापने का तरीका है और इसे हम फ्यूचर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और इस पूरी आर्थिक मशीन को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक्स। ये ऐसे ऑपरेटर हैं जो ब्याज दरों के लीवर्स को खींचते रहते हैं। जब महंगाई बेकाबू होने लगती है तो ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाते हैं, यानी ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। और जब इकोनॉमी में जोश भरना होता है तो लूज मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए दरें घटा दी जाती हैं। लेकिन सावधान, अगर जोश जोश में बहुत ज्यादा पैसा छाप दिया जाए तो मामला बिगड़ सकता है और हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है, जैसा कि 2008 में जिम्बाब्वे में हुआ। वहां कीमतें इतनी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ीं कि जब तक आप अपना पर्स खोलते, आपके पैसों की वैल्यू आधी हो चुकी होती। ये जो 89 सेक्सटिलियन प्रतिशत का नंबर आप देख रहे हैं, ये कोई टाइपो या मजाक नहीं है, ये एक खौफनाक सच्चाई है। चौथा हिस्सा, पूरी अर्थव्यवस्था को मापना। अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि देश इस सारे लेन देन और उत्पादन का हिसाब कैसे रखते हैं। तो किसी भी देश की जीडीपी मापने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला उत्पादन, दूसरा आय और तीसरा खर्च। इससे देश में बनी हर एक चीज का हिसाब रखा जाता है। बस एक बात का खास ध्यान रखना होता है कि कोई चीज गलती से 2 बार न जुड़ जाए। मतलब अगर आपने आटे की कीमत जोड़ ली है तो ब्रेड की कीमत में उसे दोबारा नहीं गिन सकते, वरना तो ये सिस्टम के साथ धोखा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सरकारें बड़े बड़े पुलों से लेकर करोड़ों डॉलर के फाइटर जेट्स तक का खर्च कैसे निकालती हैं? जवाब है टैक्स।
सरकार हमारी सैलरी से लेकर कॉर्पोरेट मुनाफे और यहाँ तक कि हमारी पेट्रोल या चीनी जैसी रोजमर्रा की आदतों पर भी टैक्स लगाकर अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा लेती है। इसी से ये बड़े काम पूरे होते हैं। 5वां हिस्सा, नाजुक ग्लोबल वेब। चलिए अब इस ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि देशों के आपसी रिश्ते कैसे काम करते हैं और ये सिस्टम टूटता कैसे है। आपको 2021 की स्वेज नहर वाली घटना तो याद ही होगी। एक नाव फंसी, सिर्फ एक नहर ब्लॉक हुई और दुनिया का 12% व्यापार रातों रात ठप हो गया। रोजाना $10 बिलियन का नुकसान। सोचकर देखिए, ये इस बात का एकदम स्पष्ट और डरावना सबूत है कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन भले ही कितनी भी तेज और कुशल क्यों ना हो, अंदर से वो बहुत ही नाजुक है। इसी बीच लेबर मार्केट और कंपनियों के काम करने के तरीके में भी बड़े बदलाव आए हैं, जिसने एक और अजीब स्थिति पैदा कर दी है। आज एक आम कर्मचारी और सीईओ की सैलरी के बीच का अंतर आसमान छू रहा है। 60 के दशक के मुकाबले आज ये फासला बहुत बढ़ गया है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि अचानक से सीईओ के पास कोई सुपर पावर आ गई है। ये सब उनके बढ़ते बाजार के दबदबे और उन्हें मिलने वाले स्टॉक ऑप्शंस का नतीजा है। और अब छठा और आखिरी हिस्सा, केओस मर्चेंट। चलिए समझते हैं कि अर्थशास्त्र की किताबें अक्सर असली दुनिया में क्यों फेल हो जाती हैं। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि हम इंसान कोई कैलकुलेटर या लॉजिकल मशीन नहीं है। हम मनोवैज्ञानिक जालों में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। जैसे भविष्य के $50 की जगह आज ही $5 लेना पसंद करना, या फिर किसी बेकार सी फिल्म को बोर होते हुए भी पूरा देखना सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसकी टिकट के पैसे दिए हैं। सच तो यह है कि हम सब केओस मर्चेंट हैं। इसीलिए आज की ऐप्स को हमें हमारी ही गलत फैसलों से बचाने के लिए ऑटो सेविंग जैसे छोटे छोटे इशारों या नज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्योंकि हमारा ये इंसानी बर्ताव इतना उथल-पुथल भरा है, इसलिए अर्थशास्त्र का कोई भी एक शुद्ध या किताबी मॉडल पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता। ना तो पूरी तरह से कैपिटलिज्म और ना ही पूरी तरह से सोशलिज्म। इसलिए असली दुनिया को मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं के सहारे चलना पड़ता है, जहां आज़ाद बाजार और सरकार का दखल दोनों मिलकर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारी ये आर्थिक प्रणालियां, जिन्हें एकदम लॉजिकल और तार्किक मशीनों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था, क्या वो हम जैसे जज्बाती और इरैशनल इंसानों यानी इन केओस मर्चेंट्स की असली दुनिया में सच में टिक पाएंगी? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।